हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद विशाल में। मैं विशाल सिंह और ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड सारे न्यू अपडेट्स बताने वाला हूँ। और जो भी नए जॉब्स आते हैं गवर्नमेंट के वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक तो आप लोग देख ही चुके होंगे, जो थंबनेल है उसमें कि मैं एसएससी सीजीएल का जो न्यू फॉर्म आया हुआ है उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू टॉपिक के बारे में जानना है तो आप आके मेरे चैनल को देख सकते हैं। वैसे तो एस एस सी का जो ये फॉर्म आया हुआ है ये 3 तारीख को ही आ चुका है और आज 6 तारीख है। तो 3 दिन लेट मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी एक कारण है क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया तो इसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आगे से अब जो भी फॉर्म आएगा वो कभी भी लेट मैं अपलोड नहीं करूँगा। जिस दिन आएगा उसी दिन मैं उसका वीडियो बना के भी डाल दूँगा जिससे आपको इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ कि आप जानते हैं मतलब बहुत लोग तो पहले ही देख चुके हैं फॉर्म को, पर बहुत जन को इसके बारे में पता नहीं है कि इसका क्या एज है, लास्ट डेट क्या है, कैसे भरें, क्या क्या मतलब फॉर्मेलिटी है, बहुत सारा इसका है। तो वो सब मैं आज क्लियर कर दूंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पक्का देखिएगा। वैसे तो ये फॉर्म 3 को आ चुका है और तो आप लोग देख ही सकें। तो ये फॉर्म सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू बी अपलोड, में से 3 तारीख को ये अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, तो उस हिसाब से कोई बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ऑनलाइन फॉर्म का मतलब सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था। वो 3/4 को स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल में 3 तारीख से शुरू हो चुका है। 3 तारीख से शुरू हो चुका है और ये ख़त्म कब होने वाला है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये ख़त्म कब होगा। ख़त्म होगा ये 3/5/23 को, मतलब कि अप्रैल में ये शुरू हुआ है और 3 मई को ये ख़त्म होगा। 3 मई को ये फॉर्म खत्म होने वाला है, तो आपके पास कम से कम 1 महीना तो है ही, तो आराम से आप भरिएगा। आराम से भरिएगा मतलब ये नहीं कि आप जाके लास्ट दिन में भरिएगा, 2 या 3 दिन पहले भरिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं पहले भी मतलब फेस कर चुका हूँ, मतलब बहुत जन का ये प्रॉब्लम देख चुका हूँ कि 2-3 दिन पहले फॉर्म भरने से फॉर्म मतलब वेबसाइट खुलता ही नहीं है। और ऊपर से एसएससी का जो अगर कोई फॉर्म हो तो वेबसाइट तो खुलेगा ही नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए नहीं खुलेगा। तो मेरे ओपिनियन में यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप 1-2 दिन फॉर्म निकलने के 2-3 दिन बाद ही भर दिया करिए। अगर नहीं भी तो 10 दिन पहले तक का टारगेट तो लेके चलिए कि 10 दिन पहले तक फॉर्म भर देना है। उसके उससे ज़्यादा लेट करना ही नहीं है, रिस्क क्यों लेना है भाई। जब फॉर्म आ गया सब कुछ है तो भाई फॉर्म भर देना। तो ये पता चल गया फॉर्म स्टार्ट हुआ है 3/4 से, मतलब 3 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और ख़त्म होगा 3/5, मतलब 3 मई को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म देख लीजिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3/5 को है 23, मतलब रात को 11 से 12 बजे के बीच तक में लास्ट टाइमिंग है। आप उस समय तक पेमेंट करके उसके बाद अपना जो रिसिप्ट होता है वो ले सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद मतलब फॉर्म तो भराएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो 3/5 मतलब मई को 3 तारीख को 3 मई को जब 3 मई को रात 11 या 12 बजे से पहले फॉर्म भर लीजिएगा, वो लास्ट डे है। और मतलब उसके बाद फॉर्म खुलेगा नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं बता देता हूँ 3 को लास्ट देते तो 3 क्या हमको लग रहा है कि 1 तारीख से ही फॉर्म बंद हो जाएगा, खुलता ही नहीं है, वेबसाइट बहुत स्लो हो जाता है, तो इसके पहले ही भर लीजिएगा। वैसे इन लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही बोल रहा है कि 3 मई को लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है लेकिन वेबसाइट बहुत स्लो होने के कारण आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पर 4 तारीख है। 4 मई को लास्ट डेट है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। फी पेमेंट के लिए लास्ट डेट है 4 तारीख, तो एक दिन ये लोग पेमेंट कर देता है। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ कि अगर आपका फॉर्म भरा चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन बाद आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जब फॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है सिर्फ पेमेंट बचा रहता है तो वेबसाइट अपने आप फिर फास्ट हो जाएगा। ये पता नहीं कौन सा लॉजिक लगाता है वो लोग, लेकिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्योंकि एक बार फॉर्म बंद हो गया तो सब लोग वेबसाइट पर जाना भी बंद कर देगा। उसके बाद पेमेंट वाला सिस्टम के लिए तो वही होगा ना, जो फॉर्म भरा होगा वही ना पेमेंट करेगा, इसलिए वो वेबसाइट फास्ट हो जाता है। तो कैसे भी करके अगर जिसका भी नहीं भराता है तो लास्ट डेट में जाके वो भर भी सकता है। अब पेमेंट नहीं भी करेगा तो उसका नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि फॉर्म स्टार्ट 3 अप्रैल को हुआ है, ख़त्म 3 मई को होगा। लास्ट डेट है उसका फॉर्म का 3 तारीख को, 3 मई को। अब पेमेंट तो 4 मई तक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सब तो ठीक है चालान वालान का। मेन जो है जो आपका ये करेक्शन का डेट, अगर बाई चांस फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, मतलब आपका एड्रेस का कुछ और होना था, कुछ और लिख दिए, फादर ने मतलब कुछ भी अगर कुछ गलती हुआ है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। कब करेक्ट कर सकते हो,
मई में कब? 7 और 8 मई। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये 7 और 8 मई, डेट ऑफ विडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, ये भी है कि अगर आपने गलती किया है, फॉर्म अगर करेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसका वो लोग पेमेंट भी लेता है, 100 रुपया 50 रुपया करके वो लोग लेता है, तो वो लोग उसका पेमेंट भी लेगा। ठीक है, और वो करेक्शन का डेट जो है वो है 7 मई से 8 मई। ये पूरा एक दिन वो लोग देता है, 7 8 मई पूरा 2 दिन देगा। 8 मई के रात को 12 बजे तक 11 बजे तक वो लोग लास्ट रहता है, तो आप लोग करेक्ट भी करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार गलती होगा तो कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है, आपको देखते रहना पड़ेगा। 7 8 को जैसे ही डेट आएगा आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब सब फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपका जो पहला एग्जाम होगा, टायर 1 का जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, कंप्यूटर में एग्जाम देना रहता है, वो होगा जुलाई 2023 में। वो लोग डेट मेंशन नहीं करता है, डेट आपको बाद में बता दिया जाएगा, पर वो लोग डेट अभी मेंशन नहीं किया है। पर उसका एग्जाम इतना कंफर्म मान के चलिए कि जो सीजीएल का एग्जाम होगा वो जुलाई में ही होगा, क्योंकि ये लोग मेंशन कर दिया है जुलाई 2023 में एग्जाम हो जाएगा। और जो टायर 2 का एग्जाम होगा वो अभी नहीं बताया गया जुलाई में होगा, जुलाई में तो नहीं होगा, टायर 2 का अगस्त से सितंबर तक होगा, पर टायर 1 का पक्का जुलाई 2023 में हो जाएगा। तो इतना सब लोग को पता चल गया है, तो ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर सब पोस्ट का बताया हुआ है, ग्रुप बी ग्रुप सी का पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इस सब का पोस्ट दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन क्या है पोस्ट का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का ग्रुप बी है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का ग्रुप बी है, गैजेट नॉन मटेरियल 18 से 30 साल लिमिट है, तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिसर ग्रुप बी से 30 साल। तो आप यहाँ पर पूरा मतलब जितना भी जॉब का यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का या जहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन भर पाइएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल पाइएगा, तो उस हिसाब से मैं सब बता दूंगा। तो ये सब पोस्ट है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का दिया ग्रुप बी का 18 से 30 साल, इंस्पेक्टर के दिया सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स का ग्रुप बी का 18 से 30 साल। तो आप अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा लंबा चौड़ा तो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी भाई नीचे भी है, ये लोग का पेमेंट का ये बताया गया, क्या पेमेंट है 35,000 से लेकर, मतलब उस हिसाब से लोग बताया हुआ है, पोस्ट वाइज है। ये सब वही है, अपना देख लीजिएगा आप लोग, मैं प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ से आप जाके नोटिफिकेशन खोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब मैं बता दूंगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टोटल वैकेंसी आया वो वैकेंसी कितना सीट पे आया, तो यहाँ पर दे आ रहा है अप्रॉक्स 7,500 वैकेंसी, 7,500 वैकेंसीज है, कम नहीं है, अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। जो लोग कर सकते हैं भाई फॉर्म अप्लाई कर देना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़े हैं भाई कर देना जरूर, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो भाई फॉर्म भर देना। दे आर अप्रॉक्स 7,500 मतलब 7,575 वैकेंसी आए हुए हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब तो इतना काम का कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नेशनलिटी सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या तो वो नेपाल का सिटीजन होना चाहिए, और या तो भूटान का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कौन कौन नेशनलिटी मतलब नेशनलिटी सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए, तो इंडिया का होना चाहिए, नहीं तो नेपाल का, नहीं तो भूटान का, ये 3 जगह का होना चाहिए। और चौथे में भी कुछ लिखा है कि अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हुई माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, इनका गन्ना उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया विद इंटरनेशनल इंडिया। इसमें इतने ही ज़्यादा मेंशन किया गया कि इंडिया अगर हो और कहीं बाहर के भी हो, इंडिया में अगर आए हो, इंडिया का नेशनलिटी है, मतलब सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स इंडिया का है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही आप बस मान के चलिए। उसके बाद अगर नीचे आके बात करते हैं, हाँ यहाँ पर एज लिमिट बोला गया है कि अगर जिस पोस्ट आप ऊपर जैसे हम बोले ना, बहुत सारा पोस्ट का नाम दिया हुआ था, पोस्ट के बगल में एज भी लिखा हुआ था, आप जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं उसके बगल में जाते उसका एज देखना, उसका एज अगर 18 से 27 के बीच में है, जिस पोस्ट को लेकर आप भरना चाहते हैं उसका एज अगर 18 से 27 के बीच में है, तो वो जो आदमी है वो 2/8/1996 से 1/8/2005 के बीच में ही होना चाहिए उसका एज जो है। जो भी पोस्ट है, जैसे वो एक ऑडिट ऑफिसर है, ऑडिट ऑफिसर का वो फॉर्म भरता है, ऑडिट ऑफिसर का मैक्सिमम एज वो लोग बोला है 18 से 27 के बीच होना चाहिए। तो 18 से 27 में भी उन्हीं लोग का होगा जो कि 2/8/1996 से 1/8/2005 के बीच में होने पैदा हुए हैं,
ये मान के चलिए जो भी बंदा अगर जैसे 1/8/2005 है, इसमें 1/8/2006 होगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। वो 1/8/2005 के अंदर में होना चाहिए और 2/8/1996 के बाद होना चाहिए, मतलब इसी के बीच में ही होगा। ओके, जैसे अब देखिए ऐसा भी कोई पोस्ट होगा ना जिसमें 20 से 30 साल का उम्र वाला ही आदमी चाहिए होगा, ऐसा भी कोई पोस्ट होगा, ऐसा कोई पोस्ट जरूर होगा जिसमें 20 से 30 वाला लड़का या लड़की का मतलब सिलेक्शन ही होगा। तो उसमें भी किसका किसका जिसका एज 2/8/1993 से लेके 1/8/2003 के बीच में होगा उसी का होगा। 1/8/2003 के बाद जो पैदा हुआ होगा उसका नहीं हो पाएगा। जैसे कोई मान लीजिए 2/8/2004 में पैदा हुआ तो उसका नहीं होगा, उसी का होगा जो 2/8/1993 से 1/8/2003 के बीच में पैदा हुआ है। ठीक है, फिर बात करें तो फॉर द पोस्ट फिर वही जिसका जो अगर ऐसा कोई पोस्ट है जिसमें 18 से 30 साल में मतलब एज है तो वो भी 2/8/1993 से 1/8/2005 तक के में बीच में होना चाहिए। और 18 से और 32 साल का कोई एज का फॉर्म है तो वो 2/8/1991 से 1/8/2005 के बीच में ही होना चाहिए। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरिएगा जिस भी पोस्ट का भरिएगा उसका एज लिमिट देख लीजिएगा कि अगर 18 से 27 है तो इस बीच में पैदा होना चाहिए, 20 से 30 है तो आपका एज इस बीच में होना चाहिए, 18 से 30 है तो इस बीच में होना चाहिए और 18 से 32 है तो इस बीच में। तो इस हिसाब से अपना फॉर्म देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट। हाँ ठीक है, SC/ST कैटेगरी के हो कोई बंदे तो उसको 5 साल के 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC का 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्व्ड का 10 ईयर। तो ये वही बोला गया एक सर्विसमैन का 3 साल आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज एक्सेट्रा, PWD OBC का 13 साल। तो मतलब ये एज रिडक्शन का बोला गया है, आप देख लेना। अगर आप इसमें से कोई बिलोंग करते हो SC/ST OBC तो अपना एज रिडक्शन मतलब आपके पास होगा फॉर्म तो आप मतलब दे सकते हो उस हिसाब से। उसके बाद अगर बात करें ये ग्रुप C पोस्ट का वही एज रिडक्शन का ही बात है और कुछ इसमें ज़्यादा बात नहीं है। ये सब पूरा ज़्यादातर एज रिडक्शन का बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, पूरा वही है। कुछ ज़्यादा ही जो है इम्पोर्टेंट डिटेल दे दिया है एज रिडक्शन से लेके। थोड़ा सा और ऊपर जाता है असिस्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर ये लोग बात करता है और तो देखिए मेन चीज़ तो यही है कि असिस्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर ये लोग बात करता है कि मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म भरते हो, पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, मतलब आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पर बैचलर डिग्री होना चाहिए और एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स, मतलब कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप समझ गए, ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भरना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होना चाहिए और कोई भी एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी में भी एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भरते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी और रीऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से पास हुए हो तो चलेगा, 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में एट 12 स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री होना चाहिए पास होना। उसके बाद और 12 में कम से कम मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे दिया है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विच स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल। अगर आप बैचलर डिग्री अगर आपके पास मैथ्स में 12 में नहीं है 60 मार्क्स तो आप और भी एक ऑप्शन दे दिया है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री होगा उसमें स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए वन ऑफ योर डिग्री लेवल का सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स बस। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 का भरते हो पोस्ट तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, पर स्टैटिस्टिक भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो भी आप बैचलर डिग्री लोगे उसमें स्टैटिस्टिक, हाँ इसमें बोल दिया है नहीं, इसमें बोल दिया कि बैचलर डिग्री होना जरूरी है वो भी स्टैटिस्टिक में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम वो भी है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो समझ गए, हाँ तो इसमें बोल दिया कि जो भी आप बैचलर डिग्री ले रहे हो ना तो उसमें 3 साल का जो बैचलर डिग्री होता है उसमें तीनों साल आपको स्टैटिस्टिक ही पढ़ना पड़ेगा अपना मेन सब्जेक्ट को लेके। यहाँ पर पूरा मेंशन भी कर दिया है कि स्टैटिस्टिक एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स और ऑल द 6 सेमेस्टर मतलब वही 3 साल ही हो गया,
एज दी ग्रेजुएशन कोर्स। सो आप समझ गए कि बिना स्टैटिस्टिक्स लिए ही आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का फॉर्म नहीं भर पाओगे। बात आता है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर NHRC का बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री मांग रहा है, सिंपल सा किसी भी यूनिवर्सिटी पास किए हुए। और अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का बात करें तो 1 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और डिग्री इन लॉ ऑन ह्यूमन राइट्स, मतलब लॉ में आपको डिग्री होना मतलब मिला होना चाहिए ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है, तो समझ गए। और बात करें ऑल अदर पोस्ट का, पोस्ट तो बहुत सारे हैं तो सारे पोस्ट का एक एक नहीं बता सकता है, तो इन जो मेन पोस्ट था जिसका मेन चाहिए था वो आपको तीनों ऊपर बता दिया गया है। और इसमें बोल दिया कि ऑल अदर पोस्ट मतलब और भी जो पोस्ट बच गया उसके लिए बैचलर डिग्री कंपलसरी है, बिना बैचलर डिग्री के ये फॉर्म नहीं भर सकते आप लोग, तो बैचलर डिग्री इज कंपलसरी। और इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर अगर हाँ इसमें और भी एक बात बोल दिया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, आपने मतलब लास्ट ईयर में हो, अभी आप पास नहीं हुए हो पर ये आपका लास्ट ईयर है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। हाँ तो आप फॉर्म भर सकते हो, तो और जब तक एग्ज़ाम होगा ये होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका कोई चिंता नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे भर सकते हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो अभी दिख नहीं रहा है। हाँ इसमें वही बोला गया कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दे दिया हुआ है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं होगा, सिंपल सा बात है, वो तो पता ही है। अप्लाई कैसा होना है तो वही इसके मेन वेबसाइट के यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, HTTPS का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, तो वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब कि आपको पासपोर्ट जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भर लेने के बाद आपसे फोटो मांगेगा तो स्कैन फोटो होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा 20 से 50 KB के बीच में। उसके बाद बोला है हाँ 20 से 50 KB के बीच में, और 3.5 सेंटीमीटर विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट, ये सब बोला है। और उसके बाद बोला है द फोटोग्राफ, जो आप फोटो दोगे, जो भी आप फॉर्म भरने के बाद जो फोटो आप दोगे वो 20 से 50 KB में होना चाहिए, और वो 3 महीना पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 महीना ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। आप फॉर्म में वही फोटो देना जो 3 महीना से ज़्यादा पुराना ना हो, अभी हाल फिलहाल में हो, जैसे 1 महीना पुराना हो, या उसी समय खींच के अच्छे से मतलब दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस 3 महीना ज़्यादा पुराना फोटो वो नहीं होना चाहिए, और चश्मा उश्मा तो पहन के फोटो मत ही खिंचवाइएगा। यहाँ पर लिख दिया है सिंपल सा कि द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेटिकल्स, बिना टोपी और बिना चश्मे के वो मतलब फोटो होना चाहिए, नहीं तो फिर वापस से आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए, पर लिखा हुआ द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियर विजिबल, मतलब कि जो चेहरा है वो साफ दिखना चाहिए, ना चश्मा होना चाहिए, ना टोपी होना चाहिए, ना कोई दाग, बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है, तो कुछ भी मत लगाइएगा। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पर ये भी बोल दिया है लास्ट में कि आप जब फॉर्म पूरा भर लो, पूरा फोटो तो दे दो, सब कुछ हो जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब चेक कर लीजिए कि कोई गलती ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये लोग बोल दिए हैं कि बाई चांस गलती हो जाता है तो करेक्शन तो हो जाएगा 7 या 8 तारीख को, 3 को फॉर्म खत्म होगा मई में, तो 7 या 8 को फिर करेक्शन डेट का ओपन होगा, लेकिन जब करेक्ट करने जाएगा तो वापस 100 रुपये लग जाएगा सिर्फ करेक्शन का, तो क्यों वापस से 100 रुपये देना है, आराम से सही से देख के भरिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फॉर्म जब भरा जाएगा तो सबमिट करना होगा, तो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है, 100 रुपीज़ आपको फॉर्म पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड SC/ST, या जो भी मतलब अगर कोई वोमेन कोई गर्ल कैंडिडेट है, ये सब इन लोग को शायद तक एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, मतलब आज तक इन लोग का जो फी होगा वो 100 रुपीज़ नहीं लिया जाएगा, वो फ्री में ही भरा जाएगा, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये तो बहुत अच्छा बात है, तो मतलब आप भर सकते हैं। आज जनरल जो कास्ट वाले हैं मतलब जनरल होगा उन लोग के लिए 100 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म भरें, तो इस हिसाब से तो देख लीजिएगा। ये बता दिया फी मतलब फ़ी कैसे मतलब ऑनलाइन पे होगा, भीम UPI या नंबर से, आप जैसे भी पे करना चाहो हो जाएगा। लास्ट पेमेंट का मैं ऊपर भी बताया था, अभी बता दे रहा हूँ, लास्ट जो पेमेंट का है वो 4 तारीख को है, मतलब 4 मई को लास्ट है पेमेंट का, 3 मई को है फॉर्म का, 3 मई को रात को 11 बजे फॉर्म का जो लास्ट है वो ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, तो 3 मई का लास्ट ही है फॉर्म भरने का। वैसे तो एक से ही वो वेबसाइट स्लो हो जाएगा, तो आप 1 तारीख से पहले ही भरने का ट्राई करना, जितना हो सके उतना। पेमेंट नहीं कर पा रहे हो छोड़ देना, 4 से पहले पेमेंट कर देना, लेकिन फॉर्म 1 से पहले भर देना। देन हो गया। यहाँ पर वापस वही बात बोला है कि जो करेक्शन का है, बाई चांस कुछ गलती हो गया फॉर्म में तो करेक्ट करने के लिए 7/5 मतलब 7 मई को खुलेगा, 8 मई की रात 12 बजे बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद और कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं। एग्जाम का सेंटर के बारे में पूछा गया, तो आप जहाँ जहाँ अपना सेंटर देना चाहे, बिहार, उत्तर प्रदेश या जहाँ भी, अंडमान निकोबार, जहाँ भी, उस समय तो आप फॉर्म भरिएगा तो आपसे पूछेगा तो आप उस समय डाल दीजिएगा। इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है। इसमें यही बताया गया जो कंप्यूटर का बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो 2 भाग में होगा, एक टायर 1 में होगा, टायर 2 में होगा। टायर 1 तो बता दिया है कि जुलाई में होगा, और टायर 2 का भी कोई डेट नहीं आया हुआ है, तो इस हिसाब से आप जानते ही हैं। स्कीम ऑफ टायर 1 जो बंदे तैयारी कर रहे हैं इसको, उसको तो नॉर्मली पते होंगे कि क्या क्या एग्जाम में होता है क्या नहीं। तभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 25, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 25, एप्टीट्यूड का 25, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का 25 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 50, सबका 50 ही रहेगा। 1 घंटा बीच में टाइम रहेगा, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बता दिया टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो कंजिस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर में जाकर टिक करना है। इंग्लिश हिंदी बोथ में रहेगा, अगर आपको इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में देना है इंग्लिश में दीजिए, इंग्लिश हिंदी जो भी इसमें देना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तब भी भगवान का नाम लेकर मार दें, ऐसा नहीं है। जो आता है वही मारिए, क्योंकि अगर आपने सही भी मारा होगा और 2-3 गलती कर दिया तो सही वाला भी कट ही जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.50 मतलब 2 क्वेश्चन पर एक गलत हो जाएगा। जो पर गलत क्वेश्चन पर 0.50 है, तो भाई देख के, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.50 फॉर ईच रॉन्ग है, एक भी गलत होगा तो इस पर 0.50 कटेगा। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हो गया। तो बस भाई यही है, और कुछ इंपॉर्टेंट तो इसमें है नहीं। हाँ, तो हो गया। बस यही कहा, कॉमनली यही है, अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन यही होता है कि फॉर्म कब ओपन हो रहा है, फॉर्म कैसे भरे, देन लास्ट डेट क्या है। इसी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर वो लोग, बहुत जन ऐसे होते हैं कि लास्ट ही डेट में भरते हैं, जब फॉर्म बंद होता है उसके 1 दिन पहले भरेंगे तो फॉर्म नहीं भरा पाता है। एक ही रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन पहले ही भर दें, आराम से भरें। फ़ोटो जब दें, फ़ोटो जब भी फॉर्म में दें तो वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसमें ना चश्मा पहना होना चाहिए, ना कैप होना चाहिए, ना टोपी, कुछ भी नहीं, ठीक है। चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए। वैसे ही फॉर्म भरिएगा उस हिसाब से। और वैसे तो मैं इसका सारा जो लिंक है, जैसे कि कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ से मतलब फॉर्म भर सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं सब आपको दे दूंगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं किस वेबसाइट का आपको मतलब किस इसका मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। जैसे ही मैं जो आपको लिंक दूंगा, जो उस लिंक पर आप जब क्लिक करिएगा तो ऐसा कुछ ओपन होगा, ठीक है। ऐसा ओपन होगा। आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एसएससी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, या ऐसे ही कुछ ओपन होगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डिटेल दिया हुआ है। जनरल 100 रुपया लगेगा, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपीज़ है, करेक्शन ऑफ फीस फर्स्ट टाइम। और एक चीज़ गलती हो गया है कि जब भी आप करेक्शन करवाइएगा, वो जो फॉर्म में गलती हुआ करेक्शन कराएगा तो करेक्शन के यहाँ पर 200 रुपीज़ चार्जेज है। फर्स्ट टाइम करेक्शन का 200 और सेकंड टाइम करेक्शन का 500। तो हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि फॉर्म भरिएगा तो सही से भरिएगा, गलती मत करिएगा, वरना 100 रुपये का फॉर्म के चक्कर में 200 का करेक्शन लग जाएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन बिगिन ने सब बता दिया है। और नीचे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पर नीचे जाने के बाद या जितना भी पोस्ट है वो पोस्ट का बगल में यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या डिग्री लगेगा, तो आप इसमें सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएगा तो देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्लिक हियर पे। जैसे ही अप्लाई, अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करिएगा ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मांगेगा और फॉर्म ओपन हो जाएगा, सिंपल सा। अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है तो अप्लाई ऑनलाइन के नीचे देखिए क्या है, हाउ टू फिल फॉर्म, फिर हाउ टू रजिस्ट्रेशन, फिर डाउनलोड सिलेबस और डाउनलोड एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन। देख रहे हैं कि सीजीएल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करिएगा ना तो वैसे ही आपको वो नोटिफिकेशन पूरा खुल जाएगा, तो आप वापस से जाके पढ़ सकते हैं। तो सिंपली यही है। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक हेयर कर सकते हैं, सिंपल यही है। तो आप आराम से जाइए, फॉर्म भरिए,
और अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसी वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। ऐसे इस फॉर्म के बारे में बताने इस वैकेंसी के बारे में बताने में हमको थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अगली बार से कोई वैकेंसी आएगा तो मैं सबसे जल्दी बताऊँगा। थैंक यू।